हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 21 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका दोस्तों पेपर 1 का 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले यानी 16 दिसंबर और 20 दिसंबर का ईवीएस मैथ्स और सीडीपी हो चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 21 दिसंबर का मैथमेटिक्स कर रहे हैं जिसका सीडीपी हो चुका है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इसके आगे ईवीएस करेंगे। तो ये 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज चल रहा है PYQ का, यानी प्रीवियस ईयर का। और फ्रेंड्स, ये प्रॉपर आपको सीटेट में जो ऑनलाइन पेपर आया था, जो बच्चों को ऑनलाइन पेपर मिला था, वही पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है और उसी आंसर की के साथ यहाँ पर आपको दोस्तों डिस्कशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा कि ये जो आंसर है वो कोई मतलब कि ऑफिशियल आंसर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में दोस्तों 31 से यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 to 30 क्वेश्चन सीडीपी का होता है जो हम लोग कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 31 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। माला बनाने के लिए मोती की ज़रूरत होती है। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे, मतलब कि पैकेट के अलावा खुला। ठीक है, और 10 मोती का पैकेट। प्रत्येक मोती की कीमत कितनी है? 50। एक मोती का कीमत कितना है? 50 पैसा। अब देखिए, 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर 1 रुपया कम देना पड़ रहा है। यानी एक पैकेट अगर हम खरीद रहे हैं तो एक पैकेट का जो प्राइस होगा उसमें 1 रुपया हमें कम देना पड़ेगा। वह मोती इस प्रकार खरीदती हैं कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। अब इस लाइन को आपको थोड़ा सा फिर से देखना है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है, वह मोतियों की संख्या इस प्रकार खरीदती है कि यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या के बराबर है। यानी देखिए, 10 पैकेट मोतियों के कुछ पैकेट थे, 10 गो पैकेट था मोती का, कुछ खुला भी था। अब जो गीतांजलि मोती खरीदी है वो कितना मोती खरीदी है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सम संख्या कहा गया है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल जो मोतियों की संख्या वो कितना है? 98। अब देखिए, यहाँ पर 98 है फ्रेंड्स, और एक मोती का जो प्राइस है वो 50 पैसे है। तो 50 पैसे से अगर इंटू कराएंगे तो ये फ्रेंड्स 49 रुपये, यानी कि 0.50 रुपीज़ आप कर दीजिए, 0.5 रुपीज़ आप कर दीजिए, 50 पैसों को रुपया में बदल दीजिए तो ये आपका 49 रुपया आ गया। ये 49 रुपीज़ होगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पैकेट पर 1 रुपये का छूट मिल रहा है, कम देना पड़ रहा है। तो देखिए, 98 मोती अगर खरीदी है तो कितने पैकेट खरीदी होगी और कितना खुला खरीदी होगी, इस चीज़ को समझना है। तो देखिए, एक पैकेट में तो 10 मोती हैं, तो 98 में तो यहाँ पर 9 ही पैकेट बनेगा। 90 यानी कि 90 को जो मोती है वो पैकेट में खरीद ली, 9 को पैकेट। अब बाकी जो 8 गो मोती है ये खुला ले ली। तो खुला पर तो कोई छूट नहीं मिलेगा, छूट कहाँ मिलेगा? पैकेट पे। तो देखिए, 9 पैकेट खरीदी ना, 90 मोती 9 पैकेट में खरीद ली और 8 खुला ले ली, तो 9 पैकेट पर 9 रुपये का छूट मिलेगा, 9 रुपये का छूट मिलेगा। अब देखिए, टोटल 49 रुपया हुआ विदाउट छूट, लेकिन 9 रुपया कम देना पड़ेगा 9 पैकेट पे। तो यहाँ पर टोटल जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 40 रुपया। तो अब दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा? 40 रुपया। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 32। जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट इन्फिनिट आता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता बिल्कुल। तो ये आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 में क्या है कि अंक 0, 1, 4, 7 को बिना दोहराए, मतलब एक डिजिट को एक ही बार लिखना है, उसको दोबारा नहीं, और बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए, एक ही साथ सबका यूज करके, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे 4 अंकों की बड़ी संख्या इस डिजिट से कौन सी संख्या बन सकती है? तो सबसे बड़ी, तो बड़ी अंक को ले लीजिए 7, उसके बाद 4, फिर 1, फिर 0। तो ये चारों डिजिट को दोस्तों मिलाकर एक साथ बिना दोहराए सबसे बड़ी जो 4 अंक की संख्या बनेगी वो बनेगी 7410। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है इसी डिजिट से बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप गलती क्या करेंगे? आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 4, 7।
ये आप बोलेंगे कि छोटी संख्या है, बट ये 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं ना हुई, ये दोस्तों 3 अंकों की हो गई, क्योंकि यहाँ पर 0 हम नहीं भी लिखे, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। 147 यहाँ पर हो गया, तो 147 3 डिजिट ही हुआ। इसलिए फ्रेंड्स हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है 4 अंकों की, इन सारे डिजिट को यूज करके। तो 1 से करेंगे, 1 फिर 0 फिर 4 फिर 7। तो देखिए ये सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की। अब इसका डिफरेंस आप निकाल दीजिए। आप डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यानी कि 3 और उसके बाद आपका 6 फिर 3 फिर 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34। अब देखिए 34 में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है 3/4। ठीक है, और 3/4, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 3/4 हमारा एक है, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/4 और फिर है आपका 2/3 और फिर एक यहाँ पर है 3/5 और 5/6। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना आपसे कि सबसे यानी कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस अमोंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसके बीच का डिफरेंस। तो हमें सबसे पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका मैं सिंपल से आपको ट्रिक बताती हूँ। इसका डिफरेंस निकालिए, 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 और 4 में डिफरेंस कितना है, 3 का। 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, 2 और 3 में जो डिफरेंस है 1 का। 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का। 5 और 6 में डिफरेंस कितना है, 1 का। अब जो डिफरेंस आया ना उससे दोस्तों क्या कर दीजिए कि नोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 डिवाइड डिफरेंस, जो डिफरेंस आया है उससे डिवाइड कर दीजिए नोमिनेटर में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर नोमिनेटर जो हमारा है वो 1 है और डिफरेंस आया है 1, तो 1 से 1 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर नोमिनेटर हमारा 1 है और हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है 3। तो यहाँ पर आएगा वो 0.3 आ जाएगा, 0.33। और यहाँ पर नोमिनेटर 2 है और यहाँ पर डिफरेंस 1 आया है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नोमिनेटर आपका है 3, ये वाला मैं यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। 3 और 3 में दोस्तों डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए 5 में डिवाइड किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब आप ये फ्रेंड्स बताइए कि सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी मतलब जो रिजल्ट आया है उसको देखना है। तो सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे सबसे जो बड़ी संख्या है वो 5 है। ठीक है, तो 5 कहाँ से आया है, 5/6 यहाँ से आया है ना, यानी 5 में 1 से डिवाइड हमने किया तो आया 5। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 5। अब आपको देखना है सबसे छोटी देखिए 0.3 आया है, 0.3 1/4 से आया है, तो ये 1/4 सबसे छोटी हो गई और 5/6 सबसे बड़ी हो गई। तो ये चीज़ हमने निकाल लिया, 5/6 सबसे बड़ी और 1/4 सबसे छोटी। तो इसका डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस निकाल दीजिए। यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 और 7/12। 7/12 आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 34 तो हमने कर लिया। 35 देखिए फलों के मूल्य प्रति किलोमीटर नीचे दिए गए हैं, जो फल का मूल्य है वो प्रति किलोमीटर नीचे दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है आम जो है 80 रुपये 60 पैसे हैं, 1 किलो आम का जो प्राइस है वो 80 रुपये 60 पैसा, और सेब का 120 रुपीज़ 50 पैसे यानी 120 रुपये 50 पैसा, तरबूज का 22 रुपये 50 पैसा, अंगूर का 110 रुपये 40 पैसा, ये प्राइस दिया हुआ है फल का। अब स्नेहा जो है वो 3 × 1/2 किलोग्राम तरबूज खरीदती है। तो देखिए इसको आप दोस्तों फ्रैक्शन में लाइएगा, तो इसको क्या करना पड़ता है, 3 1/2 है ना, तो इसमें इंटू और इसमें प्लस करना होता है। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 kg ये तरबूज खरीदती है। अब तरबूज का जो प्राइस है वो कितना है, आप देखिए 22.5 रुपये है, तो 7.5 × 22 50/100 कर दीजिए, है ना। इसको हमने पॉइंट को हटा दिया और यहाँ पर ये 0 आपका कट कर जाएगा और उसके बाद 7 से इंटू कराकर 2 से डिवाइड कर दीजिए और फिर यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। यह सिंपल सा, इतना आप नहीं भी करेंगे तो एक और चीज़ आप कर सकते हैं, 7/2 है ना, इसको आप 3.5 लिख सकते हैं, 3.5 × 22.50। इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए, इंटू करा दीजिए। अब फ्रेंड्स इसको जब इंटू कराएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाएगा
एक ये प्राइस किसका आ जाएगा, तरबूज का। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो तरबूज का प्राइस आएगा वो 78.75 आएगा। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड्स 78.75 आ गया, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर मैं मिटा दे रही हूँ। और आगे फिर देखिए नेक्स्ट उन्होंने क्या खरीदा है, 2 केजी आम खरीदी है। तो देखिए आम का जो प्राइस है तो 2 × 80.60, ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 161.20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 1.5 केजी सेब खरीदी है, तो 1 केजी सेब का 120 रुपये 50 पैसा है। तो 1 केजी का हो गया आपका फ्रेंड्स कितना, ये 2 1 3/2 1.5 केजी, तो 1 केजी का 120 रुपया 50 पैसा, और आधा केजी का कितना हो जाएगा, 60 रुपया 25 पैसा। तो ये कितना हो गया, 180 रुपये 75 पैसा, 180 रुपये 75 पैसा। ऐसे भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेब का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 78.75 तरबूज का था, और 161.20 आपका हो गया इसका आम का हो गया, और सेब का 180.75 हो गया। अब अंगूर का देखिए 3/4 अंगूर, 3/4 केजी, तो 3/4 इंटू अंगूर का जो प्राइस है वो है 110, यानी कि इसको आप रुपया में मतलब पॉइंट को हटा दीजिए, फ्रैक्शन में कर दीजिए, ये कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कटेगा, अगर 4 से कटेगा तो इसको आप कटा दीजिए, 4 से ये कट जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 6 276 हो जाएगा। 3 से इंटू आप कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 8280, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, यानी 82 रुपये 80 पैसा, 82 रुपये 80 पैसा आ गया। अभी सबको जोड़ दीजिए, 78.75 100, यानी कि किसको किसको जोड़ना है यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए 78 रुपया 75 पैसा, 161 रुपया 20 पैसा, 180 रुपया 75 पैसा और 82 रुपया 80 पैसा, ये चारों को जोड़ दीजिए। चारों को जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर देखिए 1496 रुपये 50 पैसा। आप जोड़ कर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप खुद भी कर सकते हैं, एडिशन है और सिंपल है और कुछ नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे हम बात करेंगे 36 में क्या है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। ध्यान समझिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बीजू और मिगी, ये 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। हीना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए हीना को मैं H लिख देती हूँ, लीना को मैं L लिख देती हूँ, ये सिंबल दे देती हूँ यहाँ पर। देखिए हीना जो है वो मिगी से ज़्यादा चौक थे हीना के पास, तो हीना ग्रेटर देन मिगी। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड दूसरा ऑप्शन क्या है, मिगी बीना से। अब देखिए मिगी जो है वो बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सका। मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सका, यानी कि मिगी बीना से ज़्यादा चौक नहीं इकट्ठा कर सका। इसका मतलब कि बीना के पास ज़्यादा है, यानी कि बीना के पास मिगी से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा लीना को बीना से कम, यानी कि जो लीना है लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा। देखिए लीना जो है इसके पास यानी बीना के पास लीना से ज़्यादा है, लीना को बीना से कम, लेकिन लीना को मिगी से ज़्यादा चौक मिली। बीजू विजेता बनी, बीजू क्या बनी, विजेता बनी, लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बीजू जो है ये विजेता बनते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन हीना जो है वो दूसरे स्थान पर नहीं है। तो दूसरा पुरस्कार किसको मिलेगा, ये यहाँ पर आप देखेंगे विजेता तो 2 ही हैं, क्योंकि बीना देखिए लीना से भी बीना के पास ज़्यादा है और मीना से भी बीना के पास ज़्यादा है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हीना के पास मीना से ज़्यादा है, यानी कि हीना और बीना ये 2 को विजेता बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया है कि बीजू जो है वो विजेता तो है, बीजू विजेता है। ठीक है, लेकिन हीना दूसरे नंबर पर नहीं है, जबकि हीना को होना चाहिए था, लेकिन हीना नहीं है। विजेता कौन है, बीजू। तो दूसरा पुरस्कार जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, बीजू तो फर्स्ट ले लिया पुरस्कार। अब यहाँ पर हीना और बीना 2 में कंपटीशन हुआ, दोनों के पास ज़्यादा है, तो लेकिन दोस्तों हीना को दूसरा पुरस्कार नहीं मिला है, तो मिलेगा किसको, बीना को ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बीना हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 37 में क्या है कि
0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होगी? तो देखिए असंख्य हो जाएगी, इसके बीच में बहुत सारी संख्या होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक समकोण त्रिभुज ABC के कथनों के लिए पढ़ना। एक त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है किसका? त्रिभुज का, जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है, एक बी जो एंगल है ये 90 डिग्री है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के बराबर है। मीन्स कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 24 सेंटीमीटर ही न हुआ। इसका कर्ण और आधार के बीच का अंतर कितना है? कर्ण और आधार, यानी देखिए ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, ठीक है, यानी कि H माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। कर्ण और लंबवत यानी कर्ण और परपेंडिकुलर का अंतर, यानी कि हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का जो अंतर है वो दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए दिए गए विकल्प चुनिए। अब देखिए केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पर केवल ये जो डाटा दिया गया है फर्स्ट में, क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सही है, पर्याप्त है? परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है ना फ्रेंड्स, इससे आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया मान लीजिए इसका दे दिया है और H माइनस बी दिया है, H माइनस पी दिया है, तो यहाँ से आप H का, B का, P का जो भी वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका 38 है, 38 में फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोनों, यहाँ पर केवल 2 कथन में दिया गया डेटा उत्तर के लिए पर्याप्त है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये सही है, बाकी दोस्तों नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 39 में क्या है कि एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है, वो आकृति नहीं हो सकती। अब देखिए ठोस आकृति है जिसकी सभी सतहें एक समान है, सभी सतहें अगर एक समान होगी तो घन भी हो सकता है, चतुष्फलक भी हो सकता है, त्रिकोणमितीय प्रिज्म, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका फ्रेंड्स क्या होता है कि बेस जो होगा वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर हो जाता है और सभी सतहें एक जैसे नहीं होंगे, है ना, इस तरह के ऐसे इसकी सतहें होती है, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन होगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 में क्या है कि एक आयताकार कागज़ का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक आयताकार कागज़ है और उसका जो क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है? 208। उसके बाद उसका परिमाप मतलब 2L प्लस बी, ये परिमाप होता है आयत का, और ये कितना दिया है? 58। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि L प्लस बी इक्वल टू 29। ठीक है, तो ये दे दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर L अगर आप निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? 29 माइनस बी, बट क्वेश्चन देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है, L और B का वैल्यू निकालना है, तो L तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इस L के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यानी कि 29 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 208, तो यहाँ से हो जाएगा 29 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 208, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 29 बी और प्लस 208 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 16 बी माइनस 13 बी प्लस 208 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 29 को आपको तोड़ना होगा 2 पार्टों में, यानी प्लस है माइनस करने पर माइनस 29 आ जाए, इंटू करने पर 208 आ जाए, तो 16 और 13 में हमने तोड़ दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कि आगे आपका b का जो वैल्यू आएगा, एक 16 आएगा, माइनस 16 नहीं, एक आपका 16 आएगा और दूसरा आपका 13 आएगा। ठीक है, b का जो वैल्यू आएगा एक 16 आएगा और दूसरा 13 आएगा। तो कोई भी मान लीजिए एक b का वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू 13 लेंगे तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यानी कि l 16 और b 13, लंबाई ज़्यादा होगा ना, तो लंबाई 16 और चौड़ाई 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 13 ये ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि फ्रेंड्स 40 का जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 41 में देखिए क्या है। 41 में फ्रेंड्स है, मंगलवार को 2 दीवार घड़ियाँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है। 21 बजे मतलब फ्रेंड्स 9 बजे।
देखिए यहाँ पर क्या है, अगर 21 बजे पूछ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए। अगर इसमें से आप 12 माइनस कीजिएगा तो 9 आएगा, 9 बजेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हैबिट क्या है, 1 से लेकर 12 बजे, यानी कि जो इंडियन हमारा टाइम है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 दीवार घड़ियाँ 1 घंटे में क्रमशः 3 और 5 मिनट तेज चलती हैं। ध्यान समझिएगा, 9 बजे 2 घड़ी चालू की जाती है, 2 घड़ी। एक घड़ी है वो 3 मिनट फास्ट चल रही है और दूसरी घड़ी 5 मिनट फास्ट चल रही है। ठीक है, यदि मान लीजिए पहली घड़ी में 6:27 होता है सुबह का, तो दूसरी घड़ी में कितना बजेगा? क्योंकि पहली तो 3 मिनट फास्ट है लेकिन दूसरी 5 मिनट फास्ट है, तो पहले ये देखना होगा 1 घंटे में 3 मिनट फास्ट हो रही है, 1 घंटे में 3 मिनट फास्ट हो रही है, तो कितना घंटे हुआ? 9 बजे रात से लेकर सुबह 6:27 हो रहा है, तो घंटा प्रॉपर कितना हुआ? तो देखिए 9 बजे से लेकर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यहाँ पर कितना घंटा हो गया फ्रेंड्स? 1, 2, 3 घंटे हो गए, और 6 बज रहे हैं तो 12 से 6, 6 घंटे, 6 3 9 घंटे, यानी 9 बजे रात से सुबह 6 बजे आप देखेंगे तो 9 घंटा होगा। तो इस 9 घंटे में कितना मिनट फास्ट ये घड़ी चलेगी? क्योंकि हर एक घंटे पर 3 मिनट, तो 9 घंटे पर 9 3 27, यानी कि 27 मिनट फास्ट हो जाएगी। यानी एग्जैक्टली 6 बजे जो टाइम होगा वो 6:27 शो होगा इस घड़ी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 6 बजे का जो 6:27 हो रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली उस घड़ी में बज कितना रहा है? 6, लेकिन 3 मिनट हर घंटे पर फास्ट होने की वजह से 6:27 यहाँ पर टाइम दिखा रहा है। दूसरी घड़ी में देखिए फ्रेंड्स कितना बजेगा? एग्जैक्टली 6 बज रहा है, लेकिन दूसरी घड़ी में क्या है कि हर एक घंटे पर 5 मिनट ये फास्ट चल रही है। तो 9 घंटे में, 9 घंटे का टाइम हुआ, तो 9 घंटे में अगर 5 मिनट हर घंटे पर फास्ट हो गई तो 45 मिनट फास्ट हो जाएगी, यानी कि 6:45 शो करेगा दूसरी घड़ी में। 6:45 ये सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है, देख सकते हैं 42 में क्या है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई? न्यूनतम किराया जो है, यानी कि मिनिमम जो है वो 25 रुपया है। कितने किलोमीटर का? 1.5 किलोमीटर का। ये फिक्स है कि 1.5 किलोमीटर का लगेगा 25 रुपया, लेकिन 1.5 किलोमीटर से अब ज़्यादा जाएंगे तो 9 रुपये 50 पैसे, यानी कि 9.5 रुपये प्रत्येक किलोमीटर पर लगेगा। अब आपको ध्यान से समझना है, राजू घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया, 7.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, तो उसको पूरी यात्रा तय करने में कितना किराया देना होगा? अब ध्यान से समझिएगा, 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, इसमें से 1.5 किलोमीटर पहले आप माइनस कर दीजिए, बचा कितना फ्रेंड्स यहाँ पर? 6 किलोमीटर, है ना। अब 6 किलोमीटर का जो किराया देगा वो 9.5 रुपये के हिसाब से देगा, क्योंकि 1.5 माइनस हमने क्यों किया? 1.5 किलोमीटर इसलिए माइनस किया क्योंकि 1.5 किलोमीटर का किराया 25 रुपये फिक्स है, तो 1.5 किलोमीटर का तो 25 रुपये फिक्स हो गया, प्लस अब 1.5 किलोमीटर के अलावा 7.5 किलोमीटर जाना है तो 6 किलोमीटर और है, तो इस 6 किलोमीटर का जो किराया है 9.5 रुपये के हिसाब से है। तो आप देखिए 6 इंटू आप 9.5 अगर करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका निकल कर आ जाएगा 57 रुपया। अब कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 57 और प्लस 25 तो देना ही है 1.5 किलोमीटर का, और 6 किलोमीटर का 57 रुपया, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 82 रुपया, यानी कि फर्स्ट। आगे हम देखते हैं 43 में क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 12 है, और फिर यहाँ पर 10 है। अब ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ये 10 है। चलिए फिर से मैं बता देती हूँ, ये 2 है, 3 है, 4, फिर 6, फिर 6, फिर 9, फिर 8, फिर 12 और ये फिर 10। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 के बाद ये आया है 4, यानी कि 2 में प्लस हमने कर दिया, फिर इसके बाद एक अल्टरनेट करके, एक छोड़ करके, फिर यहाँ पर 2 हमने ऐड कर दिया तो 6 आ गया, फिर इसमें हमने 2 ऐड कर दिया 6 में तो 8 आ गया, फिर 8 में हमने 2 ऐड कर दिया तो 10 आ गया अल्टरनेट। ठीक है, अब देखिए 3 और एक अल्टरनेट क्या है? 6, यानी यहाँ पर 3 ऐड कर दिया गया, 6 के बाद फिर क्या है? 9, यानी 3 ऐड कर दिया गया, फिर यहाँ पर क्या है? 12, यानी कि 3 ऐड कर दिया गया। अब इसके बाद यानी कि 10 के बाद 3 वाला आएगा ना, यानी 12 में 3 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा? 15, तो यहाँ पर 15 नेक्स्ट नंबर होगा। अब फिर 10 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी कि 2 ऐड किया गया है तो 12 हो जाएगा, फिर 15 के बाद क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी एक जो नंबर है इसमें 2 ऐड किया गया है और 3 जो है इसमें 3 ऐड किया गया है। फिर ये 2 वाला नंबर है ना, तो इसमें 2 ऐड कर दिया गया तो 6 आ गया, और फिर इस 3 में ऐड कर दिया गया तो 6 आ गया, यानी अल्टरनेट करके एक में 2 प्लस किया गया और एक में 3 प्लस किया गया। और इस तरह से देखिए यहाँ पर अगला जो नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15, यानी 15।
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार दिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है माध्यिका प्लस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पहले क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले 124 आएगा और 124 फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है और ये 3 ठो है, तो 124 हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका 124 के बाद आ जाएगा 126, तो यहाँ पर देखिए 126 हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा 128 दो गए हैं, तो हमने 128 भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 130, देखिए 130 जो है वो 2 गए हैं, तो 130, ठीक है। उसके बाद 131, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा 131 है लास्ट में। तो नंबर टोटल कितने हैं, 9 हैं। तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, मिड वाला नंबर कितना आया 128, तो जो मिड वाला आया वो माध्यिका हो गया। यानी कितना आ गया आपका 128। लेकिन मोड यानी जिसको बहुलक बोलते हैं, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, यानी इसमें से देखिए कौन ऐसा डिजिट है जो ज़्यादा बार आया है। तो 124 जो है फ्रेंड्स वो देखिए 3 बार आया है, ठीक है। और बाकी जो है वो 130 जो है 2 बार आया है, 128 2 बार आया है, बाकी इससे कम आया है। तो जो मोड होगा वो 124 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए जो पूछ रहे हैं, 128 प्लस 124 और डिवाइडेड बाई 128 माइनस 124। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 252 और नीचे में आ जाएगा आपका 4 और ये कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 63, यानी ऑप्शन 63 थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 45। देखिए 45 में क्वेश्चन क्या है कि 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया जाता है, यानी कि 120 सेंटीमीटर लंबी तार को किसका रूप दिया जाता है, आयत का। तो इसका मतलब आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी तार से ना ये बनाया गया है और चारों ये साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखिए चौड़ाई कितना है तो नहीं मालूम, लेकिन हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, l + b, तो l कितना है x, b कितना है x + 2 और ये पेरीमीटर है कितना है 120, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60, x हो जाएगा 2x और ये 60 और +2 है तो इधर आएगा तो -2, यानी कि 2x = कितना आ गया 58 और ये आप कटाएंगे तो आ जाएगा 29, यानी x = 29, यानी कि जो आपका ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है वो 29 आ गया। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो x + 2 है, यानी कि 29 + 2 यानी कि 31। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो आयत है उसका लंबाई 31 आ गया और चौड़ाई 29, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है l × b, यानी 31 × 29 और ये करेंगे तो आएगा आपका फर्स्ट। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 46 में क्या है, कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। एक अवधारणा का परिचय क्या दिया, कार में 4 बच्चे हैं, एक कार है और उस कार में कितने बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, फिर एक बच्चा बाहर निकल गया, तो अब कार में 3 बच्चे बचे, कितने बचे 3 बच्चे बच गए क्योंकि एक बाहर निकल गया। तो ये जो संदर्भ है जो राधा ने दिया बच्चों को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, तो ये कौन सा कथन इसके अकॉर्डिंग सही है। बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे। अब देखिए यहाँ से योग के तो वो समझ नहीं विकसित करेंगे क्योंकि 4 हैं, एक माइनस हो गया, एक उतर गया, यानी कि इससे घटाव की समझ विकसित होगी। बच्चे में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी 46 का हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 47 में फ्रेंड्स आपका है प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। अब देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में कौन शामिल है, गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कार्य
कार्यविधिक ज्ञान को जांचना, ये भी नहीं होगा। तो ये दो आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों में से कौन सा होगा? गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में क्या करना? सुधार करना। यहाँ पर क्या है कि समान त्रुटियों को पहचानना, केवल पहचानने से नहीं होगा, पहचानना और शिक्षा शास्त्र में हम उसके अकॉर्डिंग सुधार भी कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 48 में है, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? ध्यान से समझिएगा, इसका इंग्लिश है फ्रेंड्स डिडक्टिव मेथड का लक्षण नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया है। यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। यह विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। तो इसमें से नहीं आपसे पूछा गया है, यानी कि निगेटिव आपसे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, डिडक्टिव मेथड आपसे पूछा गया है। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। तो डिडक्टिव मेथड में तो ऐसा नहीं होता है, तो नियम खोजना, सूत्र खोजना ये बच्चा नहीं करता है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 4, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, डिडक्टिव मेथड में ये नहीं होता है, इंडक्टिव में होता है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो है 49। अब देखिए 49 में जो क्वेश्चन है वो क्या है? गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित हैं। निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, यानी कि जोड़ सीखने के बाद फिर गुणा का बात आएगा। जो योग की अवधारणा का निर्माण है उसके बाद क्या आता है? गुणन आता है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं, जोड़ और गुणा जो है वो बिल्कुल क्या है? अलग अलग अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि बी आपका सही नहीं होगा। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए, केवल जहाँ लग गया ये भी निगेटिव हो जाता है। देखिए पहले यहाँ से छाट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए? छाट लीजिए। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल अलग ज्ञान आता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, योग और गुणन पृथक अवधारणा। देखिए यहाँ पर जोड़ और गुणा तो अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा है, यानी कि 2 + 2 कीजिए या 2 × 2 कीजिए, यानी कि 3 + 3 कीजिए या 3 × 2 कीजिए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन नहीं होगा आपका, यानी कि बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो जिसमें बी, देखिए बी सी इसमें तो होगा नहीं। और आगे भी देख लीजिए ऑप्शन को, आगे हमारा जो ऑप्शन है देखिए फ्रेंड, इसमें भी सी है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी देखिए बी है, नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 50 में फ्रेंड्स यहाँ पर है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। उच्च कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी जो है छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये रूढ़िवादिता हो गया, लैंगिक रूढ़िवादिता। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसमें से ये पूछा, इसका कारण क्या हो सकता है? उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बी भी गलत है। ठीक है, गणित को हम ये नहीं मान सकते हैं कि कठिन विषय है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 51। अब देखिए 51 में जो हमारे क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ ज़्यादा गड़बड़ होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से आपको आंसर लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? कक्षा का अवलोकन। क्या हम कक्षा का अवलोकन करके और जो अधिगम में कठिनाई है उसके निदान में हम हेल्प कर सकते हैं? मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों का लिखित कार्य, संचय और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, योग्यता परीक्षण। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, देखिए योगात्मक परीक्षण। इससे हम मतलब
नहीं लगा सकते हैं। उनकी कठिनाई जो हो रही है केवल योगात्मक योग्यता के आधार पर परीक्षा लेंगे तो इससे हम उनका हेल्प थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, संचय और रिकॉर्ड रखेंगे, इससे होगा। लिखित कार्य के माध्यम से करा सकते हैं। मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके, कक्षा का अवलोकन करके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो योगात्मक परीक्षण है, इससे उनका कठिनाई हम नहीं दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स 52 में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है 34 इंटू 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी क्या करता है, 34 को क्या कर दिया, 30 + 4 कर दिया, तो इंटू 6 कर दिया। अब एक बार इससे इंटू करा दिया 30 × 6, फिर प्लस कर दिया, एक बार इससे करा दिया 4 × 6, ठीक है। और ये आंसर आया उसका, ठीक है, क्योंकि ये 80 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, तो ये उसका आंसर आया जो कि सही आंसर है। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर आपसे जो ऑप्शन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। यह गुणन की एक कलन विधि है। ये मतलब पहले तो सही लग रहा है, बट और ऑप्शन देखिए, यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं। गुणा किया है बच्चा, तो ये कैसे है कि गुणा का उसको ज्ञान नहीं है। यह गुणन की समस्या को हल करने की एक तत्कालिक अनुमान और प्रयास ही तो ट्रायल नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रायल है मतलब ट्राई किए सही हुआ तो सही हुआ, नहीं तो गलत हुआ, ऐसा नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखते हैं 53, निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं। देखिए आकार, दिक् स्थान और माप की बात यहाँ पर की गई है, इसके शिक्षण से जुड़े हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन भी आपके सामने है। सममितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, क्या ये दिक् स्थान, माप और आकार से रिलेटेड है। सांख्यिकीकरण यानी अंकगणितीकरण यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना, केवल विज्ञान के साथ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा डी आपका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो आपका ऑप्शन होगा ये सही होगा और आपका यहाँ पर नहीं, एक मिनट, यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कौन से शिक्षण से जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पर आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं। 53 जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आपका तो सही है, क्योंकि यहाँ पर सममिति खोजना तो आकार से रिलेटेड हुआ, आकार वगैरह देखना होगा कि एक जैसा कौन है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल, परिमाप आदि, तो यहाँ पर माप की भी ज़रूरत हो गई है ना। तो ए और बी आपका सही है, लेकिन अंकगणित को बढ़ावा देने इससे माप वगैरह का कुछ पता नहीं चलेगा, केवल विज्ञान ये भी नहीं होगा। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54 में है बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायी तो अभिभावकों का है। सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका अर्थ क्या है। बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायी तो अभिभावकों का होता है, क्या इसका मतलब ये है। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित का अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ये सही लग रहे हैं बिल्कुल। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहाय, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो आपका हो जाएगा सेकंड आपका पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी सक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार का उत्तर का क्या कारण हो सकता है। बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा, ये तो ऐसे निगेटिव आपका वर्ड हो गया। और दूसरा दोस्तों है शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्वृत्ति, तो ये भी ऐसा नहीं है, निगेटिव वर्ड है। बच्चों में परिविज्ञान कौशल की कमी होती है, बच्चे आलसी, और देखिए आलसी वगैरह नहीं, हम ये लगा सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि बच्चे में परिविज्ञान कौशल की कमी होती है, इसलिए हम ऐसे उनको समझाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 56 में है प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियों पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया है। छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। छात्र अपने आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए और उन्हें
कहा गया कि वे इसके एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृति पढ़ाने के लिए हम कौन सा क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया जाए। निश्चित क्रम मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, A B C D, और ई में तो आपसे पूछा गया सही चुनाव कीजिए। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र हम देंगे, है ना, मिला करके देंगे। तो ये आपका हो जाएगा C पहले। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा छात्र अपने आसपास की द्विआयामी वाली वस्तुओं को चित्रित करेंगे, बिल्कुल B हो जाएगा। उसके बाद छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की क्या करेंगे, खोज करेंगे। तो ये आपका थर्ड नंबर पर हो जाएगा, यानी कि C D A। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार क्या करेंगे, पहले तो उनको हम देंगे, फिर बच्चे अपने आसपास की द्विआयामी वाली वस्तुओं को चित्रित करेंगे, फिर उसको खोजेंगे, फिर खोजने के बाद क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, यानी कि C D, आपका C B A, उसके बाद D, यानी ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर दिख भी रहा है, जो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे फ्रेंड 57। अब देखिए 57 में क्या है, कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया, जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, रंगीन मोती का प्रयोग किया। अनुमान, मानस दर्शन, यानी कि दृश्यीकरण, निरूपण। सही विकल्प इनमें से मतलब किसका विकास में सहायक होगा, जो उन्होंने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे हैं दृश्यकरण उनको देखने में ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, और प्रदर्शन भी सही होगा, यानी कि B और C। तो B और C तो आपको थर्ड में है, देख सकते हैं। अनुमान इसमें लगाने की क्या बात है, बच्चे उसको देखेंगे, रंगीन मोती होगा तो फिर उसका निरूपण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 58। एक व्यवकलन प्रश्न 83 to 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 33, तो ये तो रॉन्ग आंसर है ना। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ की गई है करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है। अभ्यास के लिए इसी प्रकार का और प्रश्न दे। जो बच्चे ऐसे गलती किए हैं तो छात्रों को कहे कि वो समस्या को एक बार दोहराकर हल करें और अपनी जांच करें। उन्हें 1 अंक वाली संख्या का उदाहरण दे और बाद में 2 अंक वाली संख्या पर पढ़े। संख्याओं के पूर्ण सम्मूलन यानी कि रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करवाएं। तो हमें क्या करवाना चाहिए, अगर इस तरह की गलती बच्चे करते हैं तो हमें क्या करवाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं, बच्चे को स्थानीय मान वगैरह का समझ नहीं होता है, इसलिए होता है। तो ये 4th आपका ऑप्शन हो जाएगा, उसकी अवधारणा पर फिर से विचार करवाना चाहिए। 59 में क्या है, कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से अत्यधिक उपयुक्त है। भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, ऐसा बच्चों को बोलेंगे। अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको देखना है। पहले तो फर्स्ट सही होगा, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, ये तो बेटर है, ठीक है। भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना हम करने के लिए बात कर रहे हैं, तो देखेगा फिर उसका तुलना करेगा। अमानक इकाई ये तो नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ए सही हो जाएगा और साथ में यहाँ पर देखिए ये तो सही होगा, बट ये 2 ऑप्शन आपका 2 और 3 नहीं होगा। अब आपका बच्चा फर्स्ट और आपका 4th है, ये तो सही होगा। बी और डी में देखिए कौन सही है, क्योंकि बी और डी में अगर आप कर लेंगे अमानक तो नहीं होगा, इसका मतलब डी होगा, ठीक है। पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, यानी ए और डी। तो ए और डी वाला ऑप्शन आपका 4 है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 60 में क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा या कौन सा सही है, ठीक है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये जो बातें हैं वो क्या है, सही है, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा क्या है, केवल ड्रिल और अभ्यास, देखिए केवल वर्ड आ गया ना तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मानसिक परिकलन कौशल, प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ए और सी होगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 60 क्वेश्चन हो गया मैथ्स का फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सेशन में आपका ईवीएस। ठीक है, ईवीएस 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम सीटेट के PYQ का सीरीज चला रहे हैं, तो यहाँ पर सारी आपको सीरीज देखने को मिलेगी 30 क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।